Good morning to one and all. I welcome you all on the MCIT digital platform. So, today we will study the topic mitochondria of BSc part 1st cell biology book. So, what is mitochondria? एक जनरल स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम ग्रैन्यूल फॉर्म या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, एक धागेनुमा आकृति हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बट जब हम जनरली इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर? शू शेप स्ट्रक्चर हमें इसका ऑब्जर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करती हूँ तो इस तरह से मुझे इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से शू शेप्ड स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। बाकी अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमें राउंड शेप में भी दिख सकता है, ये हमें ओवल शेप में भी दिख सकता है, ये हमें सर्कुलर राउंड शेप सेम होती है, ये हमें थ्रेड लाइक फॉर्म में भी धागेनुमा आकृति में भी दिख सकता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो जनरली ये हमें कई बार टेनिस के रैकेट जैसे फॉर्म में भी दिख सकता है। तो इसकी विभिन्न आकृतियाँ हो सकती हैं। एक जनरल नेम की अगर बात करते हैं तो जनरल नेम होता है शू शेप स्ट्रक्चर, राइट। तो शू शेप स्ट्रक्चर इसका जनरल स्ट्रक्चर रहता है। बट क्योंकि हमें इसके स्ट्रक्चर को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है तो हम देखेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर हमें ये दिखेगा। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित रहता है, इसकी उपस्थिति की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक, देखते हैं अकरेंस। अकरेंस यानी कि इसकी उपस्थिति। ठीक है, उपस्थिति को जब भी हम देख रहे हैं तो कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट रहता है ये भी हमें देखना ज़रूरी है। सबसे पहले इसकी अकरेंस हमें मिलती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कोशिकांग जिन्हें हम बोलते हैं, कोशिकांग जिनमें उपस्थित रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इनकी उपस्थिति या इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें वहीं मिलेगा जहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिकाएं उपस्थित रहेंगी, या इनका उपस्थिति हमें वहाँ भी मिल सकती है जहाँ मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिक क्रियाएं यानी कि जहाँ उपापचयी क्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो वर्ड्स से, दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ना। ठीक है, कट करना, तोड़ना। तो जिसमें चीज़ें टूटती हैं, या टूटती नहीं बोल के हम बोले जिसमें प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जिनमें प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो भी उपापचयी क्रियाएं जिनमें भी होंगी वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाओं की उपस्थिति हमें मिल सकती है। तीसरी जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं जहाँ पर श्वसन या रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, वायुवीय श्वसन बोल सकते हो या रेस्पिरेशन बोल सकते हो। जहाँ पर भी वायुवीय श्वसन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो वहाँ पर भी जहाँ पे एयर के यूज़ से रेस्पिरेशन श्वसन हो रहा है वहाँ पर भी हमें इनकी उपस्थिति ईजिली मिलती है। ठीक है, तो
ये हमारी बात हुई इनकी डिस्ट्रीब्यूशन या इनकी अकरेंस की। अब एक एक्सेप्शन बोल सकते हो या एक अपवाद, एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है तो उसे हमें एक्सेप्शन की तरह दिखाना पड़ेगा, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, ये किन में नहीं पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित नहीं रहती। और इसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ साथ आरबीसी में, ये एक अपवाद है कि आरबीसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में भी अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई अकरेंस की कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे अकरेंस इनकी रहेगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं, हिस्ट्री की। देखो, हिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम लेते हैं जिन्होंने इसको दिया, जिन्होंने इसको देखा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट साइंटिस्ट का हम नाम लेते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री में सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया किस वर्ड से मिलकर बनता है उसको हम देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है माइटो, एक है कॉन्ड्रियन, ठीक बात है। माइटो का मतलब है थ्रेड, धागेनुमा, ठीक है। और कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल, ठीक है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, धागेनुमा कणिका, ग्रेन्यूल मीन्स कणिका। तो धागेनुमा आकृति में अगर कणिका उपस्थित है तो उसे हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बन रहा है, वन इज माइटो, सेकेंड इज कॉन्ड्रियन। अब सबसे पहले इसका नेम जो दिया था वो किसने दिया था, ये भी एक क्वेश्चन वाली बात। तो इसका जो नेम दिया था सबसे पहले, इसका जो नेम दिया था सबसे पहले किसने दिया था, बेंडा नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नेम किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इसे एक नेम प्रोवाइड किया था। दूसरे साइंटिस्ट हमारे आते हैं कॉलिकर, ठीक है। कॉलिकर ने क्या किया, कॉलिकर ने मसल सेल्स में सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया। तो इसे सबसे पहले ऑब्जर्व करने का श्रेय किसे जाता है, कॉलिकर साइंटिस्ट, ठीक है। कॉलिकर उनका नाम है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पता है यही एक ऐसा ऑर्गन भी नहीं बोलते हम, यही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए भी उपस्थित होता है। इसका खुद का डीएनए है और इसका खुद का डीएनए है तो इसमें खुद का रेप्लिकेशन भी होगा, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है कि ये एक अकेला ऐसा कोशिका अंग है जिसमें खुद का एक डीएनए इसके पास उपस्थित रहता है। एंड जब खुद का डीएनए है तो वो रेप्लिकेशन भी करता है। तो नेस ने माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को एक्सप्लेन किया था, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को एक्सप्लेन किया था नेस ने। नाउ एक और साइंटिस्ट हमारे आते हैं सिक्विड्स। सिक्विड्स, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना को देखा था, दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसको हम और ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं कि ये इसके अंदर क्रिस्टी है, राइबोसोम है, लेकिन जब हम उसे और बढ़ा के देखेंगे तो उसके अंदर उपस्थित जो साइटोक्रोम्स हैं वो भी हमको दिखने लग जाएंगे। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है परासंरचना, और परासंरचना को मुख्यतः सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली किसके थ्रू देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसकी परासंरचना को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनेल की, ठीक है। तो सिक्विड्स ने
एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो लाइट की प्रेजेंस में देखा जा रहा है जिसमें चीज़ों को, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके परासंरचना को देखा जा रहा है। तो वो सबसे पहले सिक्विड्स ने इसकी परासंरचना का अध्ययन किया था और परासंरचना को बताया था। अब इसे विभिन्न नाम दिए गए हैं, ठीक है। जब भी हम इसकी बात करते हैं इसको विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। कोई इसे कॉन्ड्रियोप्लास्ट बोलता था, ठीक है, कोई कॉन्ड्रियोसोम, कोई इसे बायोप्लास्ट बोलते थे। तो इसको अलग अलग नाम भी दिए गए, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी परासंरचना की। अब बात करते हैं हम इसकी संख्या की, इसके नंबर की बात करेंगे। इसका नंबर कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ पर रेस्पिरेशन की क्रिया, श्वसन की क्रिया जहाँ पर चलती है, जहाँ श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वहीं पर इसकी संरचना या इसकी संख्या ज़्यादा दिखने को मिलेगी। और जहाँ उपापचयी क्रियाएं होती हैं साथ में, वहाँ भी इसकी संख्या, मेटाबॉलिज्म जहाँ होता है वहाँ पर भी इसकी संख्या ज़्यादा दिखेगी। तो जहाँ रेस्पिरेशन ज़्यादा है, जहाँ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, वहीं पे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पर ये क्रियाएं होंगी वहाँ इसकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जितनी उपापचय क्रिया अधिक है उतना इनकी संख्या में बढ़ोतरी मिलेगी। एक सामान्य कोशिका में इनकी संख्या 300 से 800 भी हो सकती है। तो इनकी संख्या हर कोशिका के हिसाब से विभिन्न संख्या दर्शाती है, ठीक है। तो हर कोशिका में डिफरेंट नंबर्स इसके उपस्थित रह सकते। अब नाउ बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज शेप एंड साइज। बात करते हैं शेप एंड साइज। शेप यानी कि संरचना, साइज यानी कि आकार कितना है, क्या है, कैसा है, ये देखेंगे, ठीक है। आकार एवं आकृति बोलते हैं हम। तो शेप सर्क्यूलर, ठीक है, वृत्ताकार, ओवल, अंडाकार। अभी हमने बोला था टेनिस के रैकेट के समान भी इसकी संरचना दिख सकती है, तो टेनिस के रैकेट के समान। इसके अलावा